आज बच्चों हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो यूनिट है ये यूनिट नंबर है 12। और ये कौन सी क्लास की बात हो रही है बच्चों? ये 11th की बात हो रही। तो सभी बच्चे देख लें, इसमें बेसिक कंसेप्ट दी जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। और फिर हम इसके बहुत सारे सेपरेट जितने भी टॉपिक्स हैं, सबके बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, उनके सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्यूचर में 12th में कभी कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो अगर बात करें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनका जो सोर्स था 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो इनका सोर्स था बच्चों वो था नेचुरल, या फिर लिविंग भी कह सकें। इसमें इस दौरान क्या हुआ 18th सेंचुरी में, सीले जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो टार्टरिक एसिड होता है वो गेन किया किससे बच्चों? अंगूर से, ग्रेप से। ठीक है, और उन्होंने सिट्रिक एसिड बनाया लेमन से, नींबू से। तो देखो इनका जो सोर्स था कोई लैब वगैरह तो नहीं थी, नेचुरल सोर्स था सबका। उसके बाद राहुल ने क्या करा, जो यूरिन होता है, इंसान का मूत्र होता है, उससे यूरिया बनाया। ठीक, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा, अलग अलग साइंटिस्ट आए और इस तरीके से नेचुरल तरीके से उन्होंने गेन किया। आप भारत में भी देख लो, उस टाइम अल्कोहल वगैरह का जो सोर्स था वो क्या था? ये गन्ने वगैरह आप देखते होंगे इससे बनाई जाती थी। ठीक, तो उसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहा। और 1807 में बर्जीलियस ने क्या किया, इन्हें नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इनका जो सोर्स था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, इसलिए ध्यान रखियो बर्जेलियस ने सबसे पहले इन्हें क्या नाम दिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, किसने दिया इन्हें नाम? बर्जेलियस ने, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चलता रहा सिलसिला। अब 1828 की बात आती है, 1828। इसमें फ्रेडरिक वॉलर थे। क्या थे बच्चों? फ्रेडरिक वॉलर। ठीक, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने भी आइडिया नहीं था इस तरीके से, एक्सीडेंटली इनसे फॉर्म हुआ अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसे हीट कर दिया अमोनियम साइनेट को, और एक कंपाउंड फॉर्म हुआ NH2CONH2 जिसका नाम था यूरिया। ठीक है बच्चों, यूरिया। तो सबसे पहला जो लैब में बना ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यूरिया है, और वो 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था। याद रखियो, सबसे पहला जो लैब में सिंथेसिस तरीके से बनाया गया था अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया फॉर्म हुआ था। कंपटीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे पहला उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओ जो लैब में तैयार किया था, जिसका सोर्स नेचुरल नहीं था। तो यह यूरिया है बच्चों। ठीक, एक प्रकार से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है ये, तो सभी बच्चे इस चीज को नोट कर ले। तो फिर तो एक ऐसा प्रोसेस चला, आप देख लो आज लाखों कंपाउंड्स हैं जो सिंथेसिस किए जाते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं। ठीक, वैसे इसके बाद जो कोल्बे थे 1845 में, उन्होंने एसिटिक एसिड फॉर्म किया था। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या करा, जो 18th सेंचुरी से वाइटल फोर्स थ्योरी चली आ रही थी। क्या चली आ रही थी बच्चों? वाइटल फोर्स थ्योरी। वो खत्म कर दी 1828 में। जैसे ही इन्होंने यूरिया फॉर्म किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी खुद पर खुद खत्म होगी। वाइटल फोर्स थ्योरी आप सोच रहे होंगे क्या होती है?
गॉड बॉन्ड, इसका मतलब होता है गॉड बॉन्ड, एक प्रकार से जो भगवान ने बॉन्ड बना दिए। लोगों का ये मानना था कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भगवान के द्वारा निर्मित है। आई बात समझ में बच्चों, किसके द्वारा निर्मित है? ये भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा निर्मित है। तो क्योंकि सबके सोर्स क्या थे? नेचुरल थे, और इन्हें कोई इंसान नहीं बना सकता। ठीक है बच्चों, लैब में नहीं इन्हें तैयार किया जा सकता। जैसे आप देख लो, आज कोई भी जो जीव पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, वो गॉड गिफ्ट का आ जाता है, कोई लैब वगैरह में तो नहीं बनाया जाता। ठीक इसी तरीके से इन्हें भी वाइटल फोर्स थ्योरी यानी ये कहा जाता था कि इनमें जो बॉन्ड है वो भगवान ने बनाए हैं। इसी वजह से जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे इनका सोर्स क्या था? नेचुरल, और इनकी बॉन्डिंग भी ये बताया गया था कि गॉड के द्वारा ही बनाई गई थी। उस थ्योरी को क्या कहा जाता था बच्चों? वाइटल फोर्स थ्योरी, जो 1828 में वॉलर ने क्या कर दी? खत्म कर दी, ये यूरिया का निर्माण करके। ठीक है, यूरिया की प्रिपरेशन करके, हालांकि एक्सीडेंटली हुई थी। तो उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्या आई निकल के? पहला तो नेचुरल सोर्स माना जा रहा था। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी आई वो अभी भी चल रही। वो ये आई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई सा भी ले लो, जैसे C2H5OH लिख लो, कुछ भी लिख लो, CH3COOH लिख लो, अब मैथेन लिख लो। ये क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये असल में क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, जो हम आपको डिटेल से बताऊंगे, यानी कंपोजिशन है किसका? कार्बन प्लस हाइड्रोजन का। ठीक, तो ये जो मॉडर्न थ्योरी है ये मानती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वे हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर उनके डेरिवेटिव हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर उनके क्या हैं बच्चों? डेरिवेटिव हैं। आगे चल के आपको ये डिटेल सारी मिलेगी इसमें। ये ऑक्सीजन भी आपको दिख रही होगी, कार्बन तो इसमें 100% होता है और हाइड्रोजन भी अप्रोक्स 100% होती है, लेकिन ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वो हम आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है? वो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी है। किसकी बच्चों? हाइड्रोकार्बन की, और उसके जो डेरिवेटिव होंगे उनकी स्टडी है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री कहती है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इस चीज को नोट करते रहें। मॉडर्न केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है बच्चों? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड द कंपाउंड्स व्हिच कुड बी थॉट ऑफ एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आपको कुछ, आप देखते होंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सेपरेटली पढ़ाई जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें क्या डिफरेंस है? इसे सेपरेट क्यों स्टडी की जाती है? आप देखते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ा जा, क्यों ना इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्यों नहीं पढ़ते? तो उसका रीजन क्या है? इसे आप जस्टिफाई करोगे, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा, वे आप नोट करते जाओगे। सबसे पहला है लार्ज नंबर। सबसे पहला क्या है बच्चों? लार्ज नंबर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? लार्ज नंबर। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, भाई चलो 1 2 4 हो 5 हो से एडजस्ट कर ले कि भाई चलो इसी में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन आप देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एक लार्ज नंबर में है, लाखों कंपाउंड्स हैं, तो आप उन्हें एक सेपरेट ब्रांच दोगे या नहीं? अगर किसी की संख्या ज्यादा हो जाए तो आप उसकी सेपरेट स्टडी करोगे। तो ये एक तो पहला रीजन क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका लार्ज नंबर प्रेजेंट है, ठीक है, या फॉर्म हो चुका है, तो इसी वजह से ना सेपरेट स्टडी करी जाती है। सभी बच्चे नोट करते रहें। सेकंड है बच्चों कंपोजिशन। कंपोजिशन
जैसे हमने अभी भी आपसे डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे कार्बन प्लस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन का क्या होते हैं, कंपोजिशन होते हैं या फिर डेरिवेटिव होते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बने। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें उसमें अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें 118 एलिमेंट्स हैं बच्चों। कितने एलिमेंट्स हैं? फिलहाल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो उनमें से 118 में से कोई भी फॉर्म कर सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे उसमें 100% कार्बन होना जरूरी है। तो क्या डिफरेंस है, कंपोजिशन का डिफरेंस है या नहीं है? तीसरा पॉइंट ले लो, फंक्शनल ग्रुप। अब आप ये फंक्शनल ग्रुप अगर 10th में थोड़ी बहुत आपने स्टडी करी हो तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते भी होंगे, आप पढ़ोगे से डिटेल से। जैसे OH है, CHO है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप है, ठीक है, हेलो ग्रुप है। तो ये क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी हम इसे अलग से सेपरेटली भी नहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तो हम आपको एक रीजन सा बता रहे, आइडिया सा दे रहे। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर जुड़ जाए, देखो अगर ये C2H5OH में जुड़ गया तो जो वहां प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा वहां OH डिसाइड करेगा, C2H5 नहीं करने का। तो ये कह रहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो डिसाइड करी जा वो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा करी जा। लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे इस चीज को नोट करते रहें। नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्ड, फोर्थ, आपको पता कोवलेंट बॉन्ड कब बने? जब म्यूचुअल शेयरिंग है। जैसे यहां आप देख लो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग होनी जरूरी तो डबल बॉन्ड, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही तो वो क्या बनेगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो आप देखोगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें सारों में कैसा बॉन्ड है बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे मैथेन में आप देख लो कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों? कोवलेंट। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो बॉन्डिंग भी डिफरेंट हुई। इसमें चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, तो आप देख लो वहां उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए तो इसमें कौन सा पाया जाए बच्चों? इलेक्ट्रोवैलेंट। तो इस तरीके से बॉन्डिंग भी अलग है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देख लो, आपने स्टडी करी, हमने बताया भी था आपको जब केमिकल बॉन्डिंग बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इनके लो होते हैं। कैसे होंगे बच्चों? लो। ठीक, क्यों? क्योंकि वे हार्ड होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उनके मुकाबले सॉफ्ट होते हैं और डिस्टेंस होती है। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे बच्चों? लो। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं बच्चों? हाई होते हैं। तो आप देख रहे अब बिल्कुल अलग सिस्टम है इनका। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी आप देखते हो जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो सोल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक। लेकिन जो ये हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जा, अभी आपको बताया, जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता वो कहीं में होगा ऑर्गेनिक सोलवेंट में। ऑर्गेनिक सोलवेंट फॉर एग्जांपल जैसे एथेनॉल है, अल्कोहल भी आप लिख सको, ईथर है जैसे ईथर हो जा, ठीक है बच्चों। CCl4 है, बेंजीन है, C6H6, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक सोलवेंट है।
तो ये इनमें डिजोल्व होते हैं जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होंगे। आगे बात समझ में। जबकि वो वाटर में डिजोल्व हो जाए तो इनकी तो सोलिबिलिटी भी बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप इसे डिटेल से पढ़ोगे, अलग टॉपिक हम पूरी स्टडी कराएंगे। ये जो रिजिड होते हैं या फिर डायरेक्शनल, सबसे बड़ी बात जो ये कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जा। इस वजह से आप देखोगे एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे स्ट्रक्चर शो कर सकता है, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे C4H10 ब्यूटेन है, आप पूरी डिटेल से स्टडी करोगे। इसमें क्या है CH3 CH2 CH2 CH3। ये देखो बच्चों, हम आगे आपको बताओगे नॉर्मल चेन कैसी होती है, साइड चेन कैसी होती है। अभी तो फिलहाल आपने एक चीज पढ़ी नहीं, 6 4 10 हो गए ना। और यही फॉर्मूला है और साइड चेन लग गई इसमें। और कार्बन गिन लो कितने हैं, ये 4 कार्बन है और हाइड्रोजन है 10, लेकिन फॉर्मूला कैसा है इनका सेम है। तो ऐसी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पाई जाती, नोट करते रहें। कंबशन होता है इनमें, यानी ज्वलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे बच्चों, ज्वलनशील होंगे। ठीक, ये भी आप ध्यान रखियो। जैसे मेथेन को अगर जला दिया जा एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। ठीक, आप एथेनॉल को जला लो तो यही सारी चीजें होंगी कुछ भी, यानी ये ज्वलनशील होते हैं कार्बन होने की वजह से। ठीक है, 100 बात की एक बात है, सभी बच्चे ध्यान रखें। अब नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, आखिरी पॉइंट। ये क्या है जो, क्योंकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जा बच्चों, बॉन्ड कौन सा बताया हमने, कोवेलेंट। इसी वजह से जो इनकी रिएक्शंस होगी वो स्लो चलेगी। कैसी होगी बच्चों, स्लो होगी। तो ये भी, और जबकि आयनिक रिएक्शन काफी फास्ट होती है। तो टोटली आपने देखा, हमने 9 प्रॉपर्टी बताई, आप चाहे कितनी और भी देख लो, लेकिन 9 प्रॉपर्टी जो मेजर प्रॉपर्टी हैं ये बताती है कि क्यों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। इसमें जैसे हमने बताया हम सेपरेट टॉपिक लेके चलेंगे और बहुत सारे टॉपिक हैं, कम से कम 50-60 अलग अलग टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे और सबकी अलग वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों।